बस 5 और हुई तो मेरा आज का लक्ष्य पूरा हो जाए। हाँ, इन्हीं को लेकर बाजार में मछली बेचने जाऊं। हाँ, अब जाल खींचता हूँ। अरे लगता है मछली पड़ी हुई है। हाँ, बस ये हो गया। अब मैं बाजार की ओर निकलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो 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 चलो। ओ नबीदा, क्या तुम्हारा मछली पकड़ने का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? अरे बॉस, अभी खत्म हो गया दादा। अब 2 बार जाल डालूंगा, फिर बाजार की ओर चलूंगा। और तुम क्या कर रहे हो? हाँ दादा, मैं तो थोड़ी मछली लेकर ही खुश हूँ, परंतु तुम्हें कभी इतना मछली पकड़ते नहीं देखा। क्या हुआ, कोई खास बात है क्या दादा? अरे नहीं, बस थोड़ा ज्यादा पकड़ने का मन था, बेचने के लिए। अच्छा तुम बाजार चलो, मैं मछली पकड़ के आना। ठीक है, चलो चलो। हाँ हाँ ठीक है दादा, ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके दादा। अरे क्या करूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो खा रहा हूँ वो पेट में अच्छे से जा ही नहीं रहा, इसीलिए सुबह से थोड़ा टहलील कर रहा हूँ। पेट के कारण बहुत दिनों से कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, और जो दिन बचे हैं कौन जानता है। ये लो, केवल टहलील करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए नीम के पत्तों का कड़वा रस बनाकर लाई हूँ, इसे पी लो जल्दी से। अरे तुम क्या मुझे कष्ट देने पर तुली हो गिन्नी? फिर से नीम का रस पीने के लिए बोल रही हो? हाँ, नहीं तो तुम्हारा पेट कभी ठीक नहीं होगा। अगर अच्छा खाना चाहते हो तो जो मैं दे रही हूँ उसे चुपचाप पी लो। अरे बस कर जाओ अब। अरे तुम थोड़ा रुक जाओ गिन्नी, मैं फिर से 2 चक्कर लगा लूंगा। नहीं नहीं, अब बहुत हो चुका। तुमने सुबह से काफी चल लिया है, अब जल्दी से आकर ये रस पी लो। हाँ गिन्नी, छोड़ दो ना, आज नहीं पीता हूँ। अरे मन नहीं कर रहा। देखो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। जितनी जल्दी ठीक होगा उतनी जल्दी खा पाओगे। गिन्नी, ये कितना कड़वा है। मेरा तो मुंह ही जल रहा है। हाँ। कड़वा खाओ तो ही खून साफ होगा, और खून साफ होने से पेट की बीमारी कम होगी। गिन्नी यही तो, फिर देखो कब से अच्छा खाना शुरू करता हूँ। अच्छा सुनो, आज रोही मछली और पपीते से हल्का सूप बनाऊंगी। तुम्हारे पेट और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अरे जो तुम चाहो गिन्नी वही करो, लेकिन इस पेट को जल्दी से जल्दी ठीक करो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ले लो ले लो ले लो, ताजगी से भरी मछलियाँ ले लो। बस कुछ ही बची है, मछलियाँ ताजी हैं। बस कुछ ही बची है, मछलियाँ ताजी हैं। सस्ते दामों में ताजगी से भरी मछलियाँ हैं। जल्दी आओ, खत्म हो गई तो फिर नहीं मिलेगी। बस कुछ ही बची है, मछलियाँ ताजी हैं। ले लो ले लो ले लो। अरे सुखेंदा, मछलियाँ तो खत्म होने वाली है, मुझे भी एक अच्छी सी मछली दे दो, निकालो। अरे सुखेन, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो। अरे मुझे भी एक दे दो, खत्म हो जाएगी तो नहीं मिलेगी। निकालो भैया निकालो। हाँ निकालो। अरे निकालो, हाँ निकालो। अरे चिल्लाओ मत, रुको 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 रुको। अरे मैं तुम दोनों को मछलियाँ दे रहा हूँ, देख ही तो रहे हो। बस 4-5 मछलियाँ बची हैं, तुम दोनों को जरूर मिल जाएंगी, है ना? चिंता मत करो। नहीं ये क्या हुआ, मैं कब से खड़ा था, तुमने मुझे मछली नहीं दी। सही कह रहा है सुखेन, ये तो मंजूर नहीं है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले दिन तुम्हारे लिए अलग से रख दूंगा, ठीक है? आज नहीं मिल पाएगी, समझ जाओ। देखो कितनी भीड़ है, कल मैं अलग से निकाल दूंगा, है ना? ले लो ले लो ले लो, ताजगी से भरी मछलियाँ ले लो। अभी अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ, सस्ते दामों में। शानदार मच्छी, मच्छी है बड़ी अच्छी, मच्छी है बड़ी अच्छी। ले लो ले लो ले लो। ओ नबीदा मछलियाँ लेकर बैठा है, चलो उसके पास चलते हैं। ए भैया, कितने में दे रहे हो मछलियाँ? 120 रुपया किलो, बिल्कुल ताजगी से भरी है। अभी अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ मछलियाँ, खाओगे मुंह में घुल जाएगी, इतनी स्वादिष्ट है। हाँ। तो ठीक है, मुझे 1 किलो दे दो जल्दी से, लाओ। हाँ, और मुझे भी 1 किलो दे दो, निकालो निकालो। क्या सुखेंदा, तुम्हारी मछलियाँ भी खत्म हो गई? देखो मेरी मछलियाँ भी खत्म होने वाली है। हाँ। हाँ, अरे मेरी मछलियाँ तो कब से खत्म हो गई। हाँ। अरे अगर आज थोड़ा ज्यादा मछलियाँ पकड़ता तो बड़ा अच्छा होता। क्या करे, कभी पता ही नहीं चलता कितनी पकड़ कर लाओ। अच्छा दादा, अब मैं घर की ओर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना, ठीक है दादा? ये क्या बात है, आज नबी दादा ने तो बहुत मछलियाँ पकड़ी, लेकिन जब बाजार लाया तो आधी मछलियाँ लाए। ओहो हो, ये बाकी की मछलियाँ कहाँ गई? कहीं और बेचने गया है क्या? मुझे इस मामले की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। नबी दादा का चल क्या रहा? हाँ। नगीन काका, नगीन काका, अरे तुम कहाँ हो नगीन काका? क्या
हुआ नगीन काका, तुम इस तरह से क्यों लेटे हो? अरे कौन है? अरे ऋषि, देख ना बेटा, 2 दिन से शरीर बहुत खराब है। अरे तू तो 2 दिन से आया ही नहीं। मेरे पापा ने मुझे आने नहीं दिया, मैं आज छुपकर तुमसे मिलने आया हूँ। अरे कल रात बहुत बुखार था बेटा, मैं उठ भी नहीं सका और खाना भी नहीं खा सका। तुम चिंता मत करो नगेन काका, मैं तुम्हें छुपकर खाना दे दूंगा। हाँ। लेकिन तू क्या करेगा बेटा? ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम मुझे कितनी चीजें देते हो, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे क्या दोगे? क्या तुम दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये बताओ काका। दवाई कौन खरीदेगा बेटा, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? सब जानते हैं कि मैं चोर हूँ, कोई मुझे मुफ्त में दवाई नहीं देगा। ठीक है, मैं शाम को आकर तुम्हें दवाई और खाना दे जाऊंगा। तुम यहाँ चुपचाप लेटे रहना और कहीं जाना मत, ठीक है? ठीक है बेटा, तू जो कहेगा मैं वही करूँगा। अब मैं आ गया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। वैसे अब कैसा लग रहा है मुझसे मिलकर? मैं घर पे ढूंढ कर आया हूँ, अब मुझे जल्दी लौटना होगा, नहीं तो मम्मी फिर से डांटेगी। चलो काका, मैं जाता हूँ। हाँ। अरे गिन्नी, अरे ओ गिन्नी, कहाँ चले गई हो भाई? बाहर आओ, मैं बाजार से वापस आ गया हूँ। कहाँ हो? क्या बात है, आज इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ गिन्नी, आज मछली की मांग बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मछली जल्दी से बाजार में बेचकर वापस आ गया। तो आज तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हुई है। हाँ, कमाई तो वैसे ठीक हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। कुल मिलाकर मैं संतुष्ट नहीं। बताओ ना, क्यों? क्या कम दाम पर मछली बेचनी पड़ी? अरे नहीं नहीं गिन्नी, ऐसा नहीं है। क्या है कि मैंने आज ज्यादा मछली पकड़ने का लक्ष्य रखा, लेकिन अंत में जाल डालने पर भी ज्यादा मछली आई और फिर बाजार का समय भी निकला जा रहा। डर था कि ग्राहक नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं ज्यादा मछली बेच नहीं पाया। और अगर और मछली मिलती तो बड़ा फायदा हो जाता। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रही हो गिन्नी। नहीं, ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं है। जो मिला उसी में खुश रहो। हमारी छोटी सी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। अब ज्यादा मछली पकड़ना नदी माता का अपमान करना। अच्छा ये बताओ, ऋषि कहाँ है? उसे तो मैं देख ही नहीं रहा। थोड़ी देर पहले एक दोस्त के पास जाने के लिए निकला था, कहा था जल्दी वापस आएगा। पापा, तुम बाजार से कब लौटे? अरे बाजार से मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन तू ये बता कि तू कहाँ गया था? मैं तो एक दोस्त से मिलने गया था। अब बहुत भूख लग रही है। हाँ, सही कहा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अरे गिन्नी, चलो खाना लगाओ, बहुत भूख लगा है आपको। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, तुम लोग हाथ मुंह धोकर आओ। पापा, एक बात कहूँ? हाँ बोल ना, क्या कहना चाहता है, बोल। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, बहुत जरूरत थी। हैं? तुझे पैसे चाहिए? ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ये बता कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, 200 रुपए। हाँ, 200 रुपए में हो जाएगा। हैं? 200 रुपए? ए भाई, इतने पैसे लेकर क्या करेगा तू, बोल। पापा, मुझे जरूरी काम है, दे दो ना। हाँ, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, ले ले, चल अब खाना खा ले, भूख लग रही है बहुत। चल 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 चल, आजा। डॉक्टर साहब, आऊं? हाँ, आ जाओ आ जाओ। और ऋषि, क्या हाल चाल है? बताओ बताओ। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दवाइयों की जरूरत है। दवाई? क्यों, क्या हो गया? डॉक्टर साहब, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए बुखार की दवाई लेने आया हूँ। अरे कब से बुखार है? कल रात से डॉक्टर साहब, बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं बुखार के कारण। ऐसा तो होगा ही, पूरा दिन पानी में घुमा करते हैं तुम्हारे पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ, रुक जा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे ओ ऋषि, क्या हुआ? ये दवाई किसके लिए लेने आए हो? वो पापा की तबीयत खराब है मोड़ल मसाई, इसीलिए। क्या हुआ? कैसे बीमार हुए? हाँ, अरे वो कल रात से बीमार है, उनको बुखार है ना, इसीलिए दवाई लेने आया हूँ। हाँ, इस वक्त लोगों का शरीर बहुत खराब हो रहा है। जाओ जाओ, पापा को दवाई दिया, जाओ। ठीक है मोड़ल मसाई, और मैं चलता हूँ। ओके। काका, फूल सब अच्छे होंगे ना? हाँ, फल में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब बढ़िया है। हाँ, तो ठीक है, मुझे 1 किलो सेब, 1 किलो नींबू और 1 गुच्छा केले का दे दो। हाँ, दे दो। अरे, इतने फल लेकर कहाँ जाओगे? कहीं नहीं, पापा का शरीर थोड़ा खराब है, इसीलिए फल लेकर जा रहा हूँ ना। फल खाना चाहिए ना। हैं? क्या हुआ पापा को? अरे परसों से बुखार है और बोले फल खाने का मन कर रहा है, इसीलिए फल लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, ये लो।
नगीन काका, नगीन काका उठो, तुम्हारे लिए दवाई और फल लेकर आया हूँ। ये देखो, हाँ मैं ले आया। ये सब तुमसे किसने लाने को कहा? अरे ये सब नहीं लाता तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे नगीन काका, दवाई तो खाना पड़ेगा ना। लेकिन तू इतने पैसे कहाँ से लाया? दवाई और फल ये सब कुछ? अरे मैं पापा से झूठ बोल कर लाया। तुम ये खा लो समय पर, मैं काफी देर से घर से बाहर हूँ, कल आकर तुम्हारा हाल चाल लूंगा। घर देरी से गया तो डांट पड़ेगी। अब हाँ, आज तो ये फल खत्म कर लो और दवाई समय पर ले लेना। अब मैं घर जाता हूँ, ठीक है काका? ले लो ताजी मछलियाँ ले लो, मछलियाँ है ताजी, स्वाद में है मजेदार, ताजी ताजी मछलियाँ ले लो। क्या रे सुखेंदा, अब तो तेरा ही बाजार है, तू बेच है। अरे अचानक से ये क्या कह रहे हो? मेरा ही बाजार है, समझा नहीं कुछ। अरे क्यों, नवीन दा का तो परसों से शरीर खराब है, बेचारे बीमार है, तो तेरा ही बाजार हुआ ना। हैं? शरीर खराब है परसों से? अरे क्या बकवास कर रहे हो? अरे क्यों, उसके बेटे ने कल मेरी दुकान से ढेर सारे फल खरीदे अपने पिताजी के लिए। पूछने पर तो यही कहा पापा का शरीर खराब है, तो बस मैंने दे दिए। तो खराब होगा ना भैया। क्या कहा उसने? नवीन का शरीर खराब है? हैं? हाँ, यही तो कहा था, अब मैं समझ गया। मेरा मन कहता है कि नवीन दा के घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़? क्या बात कर रहे हो? गड़बड़ चल रहा है? हाँ, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर कल नवीन का बेटा फिर से फल खरीदने आता है तो तुम मेरे पास आना, ठीक है? ठीक है, जैसा तुम कहो सुखेंदा। अब बता, क्या तुझे मछली दूं? हाँ, और क्या, एक दे दो, बढ़िया सी देखकर। अरे जब अच्छी है मच्छी तो क्या सोचना। खो, नवीन तो मछली बेचने आया है। हाँ, कुछ समझे? ओहो, इसका मतलब तबीयत खराब नहीं था इनका। हाँ, यही तो। अब सवाल ये है कि उसका बेटा फल लेकर क्यों गया था? सोचो, अंदाजा लगा सकते हो? अब कोई फल लेकर कहाँ गया, मैं कैसे बताऊंगा दादा? सुनो, अब मैं बताता हूँ। बात ये है कि नवीन दा ने कल नदी से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी थी। आधी मछलियाँ बाजार में बेचने के लिए लाए थे और आधी मछलियाँ घर पर अपने बेटे को खाने के लिए भेज दी। हाँ, समझ गए माजरा क्या है। हाँ, फिर और कुछ कहने की जरूरत क्या है? मेरा तो मन कहता है कि ये लड़का जब बड़ा होगा ना तो इसका पेट और बढ़ेगा। संभल के रहना बाबू, तुम्हारी फल की दुकान है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ। अरे सुखेंदा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम ना होते तो मेरा क्या होता, मेरा सारा फल। हाँ, जल्दी जाओ, जाकर देखो तुम्हारी दुकान में सब कुछ सही है कि नहीं है। जाओ। ये क्या हो गया? अरे वो लड़का और मछली वाला सब कुछ खा गए। इसका मतलब वो कल शाम को फल खरीदने के बहाने मेरी दुकान देखने आया था और आज जब मौका मिला तो सारी दुकान लूट ली। ये क्या हो गया? नहीं, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुरंत नवीन के घर जाना होगा। मोहल्ला मशाई, मेरी तो बर्बादी हो गई। अरे क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रहा है कि बर्बादी हो गई तेरी? अरे इस गांव में पेटू लड़के का आतंक बढ़ गया है। बहुत खाता है वो मोहल्ला मशाई। वो नवीन का बेटा है ऋषि। अरे वो बड़ा पेटू हो गया है, उसने मेरी दुकान के सारे फल खा लिए। अब बताओ भला। ये क्या कह रहा? इतना छोटा लड़का पेटू कैसे हो? अरे हाँ मोहल्ला मशाई, आप अभी चलिए। मुझे यकीन है कि उसने मेरी दुकान से सारे फल चुराकर अपने घर ले गया होगा। वो मुझे यकीन है, और खा रहा होगा भसक भसक के। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। अगर नवीन के बेटे ने ऐसा किया है तो ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी। इतना छोटा सा लड़का भला पेटू कैसे हो सकता है? मैं भी तो देखूं ये पेटू लड़का कैसा है। तो ये है। हाँ, ये मेरी दुकान से सारे फल चुरा कर ले गए थे। क्या हुआ दादा? क्या किया मेरे ऋषि ने? अरे क्या किया है? अरे तुम्हारा बेटू हो गया है बहुत बड़ा पेटू, मेरी दुकान से सारे फल चुरा कर ले गया है। बताओ भला। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषि ऐसा क्यों करेगा? क्या ऋषि सचमुच पेटू है? अरे अगर पेटू नहीं हो गया है तो कल शाम को अपने पिता नवीन के बीमार होने का बहाना बनाकर मेरे दुकान से फल क्यों लेकर गया था? वो तो खाए होंगे। अरे नवीन तो आज बिल्कुल हष्ट पुष्ट दिख रहा था, बिल्कुल ठीक। ऋषि, सच में तू कल बाबा की बीमारी का बहाना बनाकर फल लाया था? अब बोलने की ताकत नहीं रही। अब मेरे सारे फल खराब कर दिए। क्यों खराब किए? बोल। मैंने कुछ नहीं किया काका। अरे ये बंदरों का झुंड कहाँ से आ गया?
गया। रेशमा तुम्हारे घर की सारी सब्जियां चुरा कर ले गए। देखो देखो देखो, उनके हाथ में तो बहुत सारे फल भी हैं। ओहो, ए भाई देखो, क्या ये तुम्हारी दुकान के फल नहीं है क्या? अरे हाँ मोड़ल बाबू, ये तो हमारी ही दुकान के फल है। इसका मतलब ये वही बंदर है जिन्होंने मेरी दुकान को बर्बाद कर दिया। अरे तुम तो बिल्कुल ही मुंह रखो। ये बंदरों का झुंड तुम्हारी दुकान को खोलते ही सारे फल चुरा ले गया, और तुम भला इस बेचारे छोटे से लड़के को दोष दे रहे हो, हैं? बेटा को पेटू कह रहे हो। बताओ भला, ऐसा कोई कहता है क्या छोटे बच्चे को? वही तो मैं सोचूं, ये पेटू कहाँ से हो गया? मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे चुप रहो तुम, गलती हो गई बेशरम कहीं के। चलो यहाँ से, एक छोटे से बच्चे को डांट रहे हो। अगली बार ऐसा किया तो तुम्हारा क्या होगा मैं बताऊं अभी। चलो, ये मैं तुम दोनों को बाद में दिखाऊंगा क्या होगा। अब कभी भी खुद गलती करके छोटे बच्चे पर इल्जाम मत लगाना, बेशरम कहीं के। चलो बेटा ऋषि, तुम कुछ मत सोचो, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिला, ठीक है? उदास मत, हम चलते। चल। हाँ चलो, अब तो मैं बच गया। कहीं मेरा नाम तो अब मच्छी वाले पेटू लड़के के रूप में ना हो जाता। वो तो बंदरों का झुंड मुझे बचा ले गया, नहीं तो ये तो मुझे पेटू ही समझ रहा था। और फिर पूरे गांव में सब लोग कहते मच्छी वाले का लड़का पेटू। अरे भगवान, बच गया मैं तो। सब ठीक हो गया, लेकिन तू जो कल बाबा के नाम पर फल लेकर आया था, वो कहाँ गए? अरे क्या है ना माँ, कि नगेन काका बहुत बीमार हैं, इसीलिए मैंने उन्हें थोड़ी सी अच्छी चीजें खिलाने का सोचा और डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर उन्हें दे आया। नगीन? वो नगीन चोर? और तू उसके साथ दोस्ती करता है? नगेन काका मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जो कहता हूँ वो मुझे दे देते हैं। वो मुझे चोरी छुपे बहुत सारी चीजें खिलाते हैं, इसीलिए मैं उनकी मुसीबत के वक्त उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। अच्छा चलो, फिर आज का खाना नगीन काका के लिए तू ले जा। रामपुर शहर में किशन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कच्चे घर में रहता था। उसका घर पुरानी लकड़ी और टाट से बना हुआ था, जो सर्दी और बारिश से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। किशन दिन रात मेहनत और मजदूरी करता, लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जिससे वो अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बना सके। इस बार भी कड़ाके की सर्दी थी। एक रात सर्दी के साथ बहुत ज्यादा बारिश आनी शुरू हो गई। सर्दी, बारिश और तूफान एक साथ उस रात अपना कहर बरसा रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरा स्वेटर बिल्कुल गीला हो गया। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, सारे कपड़े बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं। सुनो जी, घर की छत पर एक टाट की चादर और बिछा दो, बारिश का सारा पानी हमारे ऊपर गिर जाए। बच्चों को भी बहुत ठंड लग रही है, ये कंबल पूरी तरह से भीग चुका है। सरला, तेज हवा और बारिश में टाट नहीं टिकेगा। मैंने ईंटें भी टिका कर देख ली है। हे भगवान, ठंड तो बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ी आग जला देता हूँ। किशन आग जला देता है। सरला पूरी रात बच्चों को बाहों में समेटे बैठी रही। अगले दिन जब किशन उठकर बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके घर का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह चुका था। आंधी और बारिश ने कच्चे घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वो बेबस होकर खड़ा रहा, उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगा? सुनो जी, हमारे पास तो अब रहने की कोई जगह नहीं। ठंड से कांपते हुए ये रात तो निकल गई, पर आने वाली अगली कई रातें हम कैसे गुजारेंगे? किशन के पास कोई रास्ता नहीं था। परिवार के नाम पर रामपुर में उसका कोई नहीं था। अगले कई दिनों तक किशन सड़कों पर ही दिन गुजारता रहा। एक दिन किशन को एक गोदाम में कंटेनर में सामान भरने की नौकरी मिल गई, जिससे किशन को रोजाना के पैसे मिलने लगे। एक शाम जब किशन कंटेनर में सामान ढोने के बाद छुट्टी के समय जाने लगा, तब उसके मालिक ने उससे कहा, किशन, वो पुराना कंटेनर अब काम का नहीं है, बेकार हो चुका है, इसमें जंग लग गया है, इसे किसी कबाड़ी वाले को बेच दो। किशन ने उस कंटेनर को ध्यान से देखा तो उसके मन में एक विचार आया। अगर ये कंटेनर में रख लूं और इस कंटेनर का घर बना लूं तो परिवार को रहने की जगह मिल जाएगी। मालिक से बात करता हूँ। क्या हुआ किशन, इस सोच में रुक गए? मालिक, क्या आप इस कंटेनर को मुझे दे सकते हैं? मेरे घर परिवार के काम आ जाएगा। क्या करेगा तू इसका? मालिक, मैंने आपको बताया था ना, बारिश और तूफान में मेरा घर जो है टूट गया। सोच रहा हूँ सर्दी के दिन है, जब तक कोई रहने की जगह नहीं मिलती तब तक इस कंटेनर में ही एक घर बना लूंगा। कम से कम ठंड में कंटेनर घर तो होगा तो हमें रहने के लिए छत मिल जाएगी। ये बात है, तो फिर तो मैं तुझे मना नहीं करूँगा। ठीक है, ये तो ले जा। पर क्या तू इस कंटेनर में रहने के लिए घर बना पाएगा? कोशिश करूंगा मालिक, ठंड से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। धन्यवाद मालिक। किशन बहुत खुश था, क्योंकि उसे अब रहने के लिए इधर उधर सड़कों पर भटकना नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो कंटेनर से घर बनाकर ही रहेगा। और फिर किशन ने सड़क के किनारे खाली मैदान में कंटेनर को रखवा दिया। ये तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ करना पड़ेगा। लाओ, मैं इसे धोने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ चलो, पहले इसे साफ ही कर लेते हैं। मैं जंग को थोड़ा रगड़ देता हूँ और जहाँ से थोड़ा टूटा हुआ है ठोक कर ठीक भी कर देता हूँ। बापू, हम भी घर बनाने में आपकी मदद करेंगे। हाँ बापू, अब सड़क पर बहुत ठंड लगती है, हम इस नए घर में रहेंगे। बापू, हमें अब ठंड नहीं लगेगी ना? नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी बेटा। मैं इस कंटेनर घर को ठंड के हिसाब से ही तैयार करवाऊंगा। हवा का नामो निशान भी नहीं आएगा इस घर के अंदर। हाँ, मैं इसे हर तरफ से ढक दूंगा। हाँ
किशन ने कंटेनर को साफ किया, लोहे की जंग को रगड़कर हटाया। उसने पेंट का एक डिब्बा लिया और पूरे कंटेनर को पेंट कर दिया और एक कबाड़ी वाले से कुछ बेकार लकड़ी के टुकड़े खरीद लिए और उन्हीं से उसने कटिंग करके लकड़ी के दरवाजे और खिड़की बना दी। छत बनाने के लिए पुराने टिन और प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल किया ताकि बारिश का पानी अंदर ना सके। पुरानी बोरी, कपड़ों और टाट को दीवारों के अंदर फिट कर दिया ताकि ठंडी हवा ना सके। किशन अभी घर बना ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि पड़ोस के मंदिर में एक सेठ कंबल बांट रहे हैं। सरला, हमें गर्म कपड़ों और कंबल की बहुत जरूरत है। चल ना एक बार देखते हैं, शायद हमें भी कंबल मिल जाए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, क्योंकि यहाँ बिछाने के लिए हमें चादर और कंबल की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास नहीं है। सरला और किशन मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुँचे तो सेठ भी सभी गरीबों में कंबल बांट रहे थे। किशन भी सरला के साथ लाइन में खड़ा हो गया। अभी किशन कंबल लेने ही लगा था कि तभी उसका मालिक जहाँ पर वो काम करता था आ जाता है। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? सही है, सोने का काम हो रहा है। सोच रहा हूँ मैं भी इस बार ठंड में थोड़े कंबल बांट लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मकर संक्रांति आ रही है, उस पर भी मैंने पहले से ही सोच लिया है कि कुछ ना कुछ दान जरूर करूंगा। इसी बहाने भगवान से जुड़े रहने का अवसर प्राप्त होता है भाई, और किसी न किसी की मदद भी हो जाती है। अरे किशन, तू और यहाँ पर तेरा कंटेनर घर बन गया क्या? जी मालिक, तैयार तो हो गया है, पर बिछाने और ओढ़ने के लिए कोई गर्म चादर या कंबल नहीं था। सुना कि मंदिर में ये सेठ जी कंबल बांट रहे हैं, तो वही लेने आए थे। तुम इसे जानते हो सतीश? हाँ सेठ जी, मेरे गोदाम में ही नौकरी करता है। एक कंटेनर बहुत खराब था, इसने बोला कि ये उसका घर बना लेगा। इसके पास रहने को छत नहीं थी, वही से पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, कंटेनर का घर। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमें दिखा सकते हो किशन? जी जी सेठ जी, जरूर, वहाँ उस तरफ। सेठ और किशन का मालिक जब कंटेनर के घर को देखते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। किशन की काबिलियत की वो दोनों बहुत तारीफ करते हैं। किशन बेटा, सचमुच तुमने ये कंटेनर का घर बनाकर बहुत अद्भुत काम किया है। मेरे मन में तो एक विचार आ रहा है। सतीश, अगर तुम साथ दो तो। क्या विचार सेठ जी, बताइए, मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक ऐसी फैक्ट्री लगाएं जहाँ पर कंटेनर के बने घर मिले। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता, वो इन कंटेनर के घरों में रहकर आराम से अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। बस हमें और तुम्हें उस कंटेनर के घर का दाम तय करना है। और हाँ, कंटेनर के घर बनाने का सारा दिमाग हमारे किशन का होगा। किशन भी इस काम में हमारा पार्टनर बनेगा। ये तो बहुत बढ़िया विचार है सेठ जी, एक काम में देरी कैसे, हम इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। किशन के हुनर ने उसे नई दिशा दी। सेठ और उसके मालिक के साथ मिलकर उसने कंटेनर के घर बनाने का काम शुरू किया, जिसके लिए उसे अच्छी पेमेंट मिला करती थी, क्योंकि अब उनका पास एक खासियत थी। वो भले ही आज अमीर बन गया था, पर उसने बहुत से गरीबों को ठंड में कंटेनर घर मुफ्त में बांटे। और किशन ने कंटेनर घर में ही एक साथ बहुत से लोगों के रहने की सुख सुविधाएं भी देनी शुरू कर दी, क्योंकि वो जानता था कि गरीबों का दुख क्या होता है। भरतपुर नाम के गांव में मनीष अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चों बंटू और चिंकी के साथ रहता था। मनीष अपना एक छोटा सा ढाबा चलाता था। मनीष बड़ा ही लजीज खाना बनाकर बेचता था, जिससे उसका ढाबा ठीक ठाक चलता था। वाह यार मनीष, क्या लाजवाब खाना है। तुझे पता है, इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मेरी माँ भी बनाया करती थी यार। सच में मनीष भाई, मजा आया है। उसके ढाबे पर उसके गांव के और आसपास के गांव के लोग खाना खाने आते रहते थे। लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। उसका ढाबा कच्चा बना हुआ था, जिस कारण बरसात के समय में वहाँ पानी टपकना शुरू हो जाता था, और इसलिए बरसात में उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। उसके ढाबे पर कम ग्राहक आने लगते हैं। बाहर बारिश जोरों पर थी। हे भगवान, पिछले 2 हफ्ते से बहुत ही कम ग्राहक आए हैं ढाबे पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश में लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, ऊपर से ढाबे में पानी भी टपकता है, शायद इसलिए। अच्छा चलिए, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ ढाबे पर। वो दोनों ढाबे पर चले जाते हैं। उस रोज भी खाना बनाते हैं, लेकिन उस रोज भी बारिश के चलते कोई नहीं आता। लगता है आज भी ये सारा गरीबों में बांटना पड़ेगा, कोई ग्राहक नहीं आया। उस रोज भी वो सारा खाना गरीबों में बांट आते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज आधी रात के समय गांव में तेज तूफान आता है और जोरों से बिजली कड़कती है, और वो बिजली उसके ढाबे पर आकर गिरती है, जिससे उसका ढाबा जल जाता है। ये क्या हो गया रेखा, अब मैं क्या करूँगा? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। दिन ब दिन बारिश बढ़ती जा रही थी और मनीष उसी बारिश में काम ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उल्टा सारा दिन बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी लग जाती है। अब जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहे थे। फिर एक रोज रेखा का मुंह बोला भाई माधव उनके घर आता है। अरे जीजा जी, इतनी बारिश में रोज रोज काम ढूंढने निकलते हो, बेकार में परेशान होते हो। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरे साथ चलो और मेरी दुकान पर काम करो। वैसे भी मेरा आदमी अपने गाँव गया हुआ है और मैं आपको महीने के आखिर में तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों दे दी? ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, माधव बिल्कुल ठीक कह रहा है जी। वैसे भी अपने पास और कोई काम तो है नहीं, अब तब तक यही काम कर लो आप। अच्छा ठीक है माधव, तुम कहते हो तो मैं यही कर लेता हूँ। वैसे भी घर खर्च तो चलाना ही है ना। अब मनीष माधव की दुकान पर काम करने लगता है। वो बिना 1 मिनट भी आराम किए सारा दिन मेहनत करता, अनाज की बोरियों को ट्रकों से उतारता और दुकान के अंदर का सारा काम संभालता। लेकिन जैसे ही महीना पूरा होने को आता है, तभी तनख्वाह देने के नाम पर वो टाल मटोली करने लगता है। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह जीजा जी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव? तुम्ही तो उस रोज रेखा के सामने कहा था कि महीने के आखिर में तुम मुझे तनख्वाह दोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काम की जरूरत थी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर काम करने नहीं, मदद करने के लिए बुलाता था। और मदद करने के लिए भी कोई पैसे लेता है क्या? ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया माधव, मैं तुम्हें देख लूंगा।
अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। मनीष दुखी मन से घर आ जाता है। आ गए आप, आज तो महीने का आखिर है, आज तो आपको तनख्वाह भी मिल गई होगी। तो पापा फिर तो आप कल ही मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए। आपको पता है मेरी टीचर मुझे रोज रोज फीस के लिए टोकती है। ये सुनते ही मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नसीब न जाने कैसा है रेखा, जो मेरे साथ कोई भी अच्छा नहीं हो रहा। आप रो क्यों रहे हैं, ठीक से बताइए ना क्या बात है। फिर मनीष उसे सारी बात बताता है। ये राम भी इतना बड़ा मक्कार निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, उसे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। फिर कुछ दिनों तक जैसे तैसे वो दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाता है। तब जाकर उसे एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की नौकरी का काम मिल जाता है, जहाँ उसे महीने के 10,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। लेकिन उससे वो ड्राइवरी के अलावा अपने घर के काम भी लेते और इसी के सहारे अपना घर खर्च चलाता है। ऐसी एक शाम जब मनीष काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे गिरे हुए बच्चे पर जाती है, जो कि लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करो। ये तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। मनीष जल्दी से उसे पास के डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद भी किसी ने मेरी जान नहीं बचाई, क्योंकि शायद कोई भी रोड एक्सीडेंट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष काका। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, तेरी जगह अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता। तो फिर जैसे ये बात जमींदार को पता चली, वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने वीरेन को गले से लगा लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, अगर आज तू ना होता तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। ये ले मनीष, इसे मेरी तरफ से इनाम समझ कर रख ले। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रख लो मनीष, तुमने मेरे जान से प्यारे बेटे को बचाया है, तो उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मनीष जब घर आकर देखता है तो वो पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होता है और वो जल्दी सड़क किनारे अपनी जमीन पर खुद का पक्का ढाबा खोल लेता है। सड़क किनारे होने से अब उसकी और भी ज्यादा कमाई होने लगती है। अब बरसात में न तो उसके ढाबे की छत तक थी और न ही ग्राहकों की कमी होती, क्योंकि गाड़ियों में घूमने निकले लोग उसके ढाबे पर ही अपनी गाड़ी रोकते और लजीज लजीज खाना खाकर बारिश के मजे लेते। अब मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता।